तो जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्रीकल्चर विद अंकित पर। तो आज मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं भारत की जो मुख्य मृदा है जो एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में बात आज आपको बताना चाहूंगा। और जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सॉइल्स है, आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से कई मृदा हैं। जैसे आपका हो गया, सबसे मुख्य रूप से आपकी है जलोढ़ मृदा, काली काली मृदा, लाल मृदा और आपकी रेतीली मिट्टी हो गई जिसे बोलते हैं बलुई दोमट मिट्टी हो गई, एक हो गई आपकी पर्वतीय मिट्टी। तो इस प्रकार की कई मृदा हैं जो आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं करके ये सारी मृदाओं को। जलवायु प्रभाव, हाँ, तो सबसे पहला दूसरी चीज ये है कि मृदा निर्माण के कारक क्या है, यानी जो फैक्टर है, यानी मृदा का निर्माण होता कैसे है, उसके बारे में। तो आप जानते हैं कि मृदा कैसे बनती है। मृदा जो बनती है हमारे चट्टानों के टूटने फूटने से, जो उसमें घर्षण होता है, तो घर्षण से ही छोटे छोटे पार्टिकल उसके पिसते हैं, उसी से मृदा का निर्माण होता है। जैसे आपका नंबर 1 है जलवायु प्रभाव। तो जलवायु प्रभाव का मतलब जैसे आपका टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, हवा चलती है, बारिश होती है, तो उनसे क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं और उनसे ही घर्षण होता है, जिसमें क्या होता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल मृदा के रूप में बन जाते हैं। और इसी प्रकार से चट्टानों की संरचना होती है, जिनसे उनके खनिज संगठन, रासायनिक गुण और जल पारगम्यता का निर्धारण करते हैं। और समय के साथ साथ उसकी सॉइल प्रोफाइल का मतलब होती है, सबसे पहले आती है ओ लेयर, जिसे हम बोलते हैं वर्जिन सॉइल के बारे में जानते हैं, जो बिना जुती हुई भूमि होती है। उसके बाद जो लेयर होती है ए लेयर में मतलब कि जो जुती हुई भूमि, जिसमें हम प्लाविंग करते हैं अपने खेतों में, जो हमारी पाई जाती है। उसी जस्ट नीचे जो होती है बी लेयर जिसे हम बोलते हैं, और उसी के नीचे होता है क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक्स। इसके बाद होता है जो सबसे नीचे बेड रॉक्स, यानी चट्टानों की एक परत बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी 4 प्रकार की संरचना लेयर पाई जाती है। तो हमारी जो भारत की मृदा का क्षेत्रफल प्रतिशत है, सबसे ज्यादा मृदा हमारे भारत में जलोढ़ मृदा का परसेंटेज है। तो जलोढ़ मृदा कितनी परसेंटेज है यहाँ पे, 43%, 43.4%। और लाल और पीली मृदा का परसेंटेज है 80.5%। काली मृदा है 60.6% एंड लेटराइट और अदर जो सॉइल्स है उनका जो परसेंटेज है लगभग 71.5%। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर के रूप में संरचना बना दी गई कि हमारे इंडिया में किस प्रकार की मृदा का सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्र में पाई जाती है और अधिक उपजाऊ भी मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये हर क्षेत्र में पाई जाती है और आसानी से इसमें ज्यादातर पौधे आसानी से इसमें फसल बोई जा सकती है। तो इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के लिए जलोढ़ मृदा बहुत ही उपयोगी पाई जाती है। हाँ, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं तो भारत की प्राणवायु जो गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो नदियों द्वारा जो पहाड़ों से जो नदियां कहाँ से निकल के आती, पर्वतों के बीच से नदियां निकल के आती। तो वहां से जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, जैसे आपके पहाड़ पत्थर हो गए, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो गए, वो सारी चीजें लाई जाते हैं। और उसमें क्या पाए जाते हैं, पोटेशियम और चूना। तो उन चीजों में पोटेशियम चूना पाया जाता है, और जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो दो मुख्य रूप से मिट्टी होती है जो नदी के किनारे पाई जाती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। तो बांगर जो मिट्टी होती है वो होती है पुरानी वाली, तो बांगर जो होती है पुरानी वाली, और जो नई मिट्टी होती है वो होती है खादर, जैसे बोलते हैं नवीन जलोढ़, जो नदियों के किनारे जस्ट पाई जाती है। जो नदियों के किनारे वाली मृदा उसे हम बोलते हैं खादर, और जो नदियों से दूर पाई जाती है उसे बोलते हैं बांगर। तो ये हमारी कृषि उपयोग के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसमें जैसे धान, गेहूं, गन्ना और दलहन की इनमें उपज अच्छी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि धान और गन्ना और गेहूं इनमें अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ये मिट्टी ऐसी जगह मतलब तराई रीजन में ज्यादातर ये फसलें बोई जाती हैं। जो आपकी काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आपको जानते हैं काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा से, जिसे हम लावा रॉक्स भी बोलते हैं। लावा रॉक्स के टूटने से काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, जो दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने और ज्वालामुखी राख के मिश्रण से निर्मित होती है। इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। यानी बात करें तो जो इस मिट्टी के अंदर पानी की जो सोखने की क्षमता है अधिक समय तक रहने वाली है। यानी अगर हम
उसमें पानी, अन्य मिट्टी के मुकाबला इसमें हम पानी डालते हैं तो वो अधिक अधिक दिन मतलब अधिक समय तक इसमें नमी बनी रहेगी। तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से कपास फसल का उत्पादन करते हैं, यानी मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र ये वाली काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल, ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपका हो गया महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और कर्नाटक। तो इन क्षेत्रों में सबसे मुख्य रूप से आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूं लाल और पीली मिट्टी। ये आपके पूरे प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों का आवरण है, यानी जिस क्षेत्र में वर्षा का आवरण कम है, जहां पे वर्षा कम होती है, तो उस जगह पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आप जानते हैं कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। जो मिट्टी का लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। इसी प्रकार से वो उसका जो कलर आता है वो लाल रंग आता है, आयरन ऑक्साइड। इसी प्रकार से जब जल सोख लेती है, और वही मिट्टी जो लाल वाली मिट्टी होती है जब जल सोख लेती है वही पीली कलर का रूप ले लेती है। इसके बाद इसको मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन की कमी होने पर कारण सिंचाई और आधुनिक खादों की मदद से इसमें बाजरा, मूंगफली और तंबाकू उगाया जाता है। यानी इसमें इस मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए हम सबसे ज्यादा खादों का प्रयोग करते हैं। आपकी यूरिया हो गई और बहुत से उर्वरक हैं जिनमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा पाई जाती है, उनमें हम नाइट्रोजन देते हैं। फिर इसके बाद आपकी आती है जो लैटेराइट मृदा, तीव्र निछालन। तो जो लैटेराइट सॉइल है इसका जो लीचिंग होती है, लीचिंग कैसे होती है? जब भारी मानसूनी बारिश होती है, जब मानसूनी बारिश होती है और तीव्र गर्मी के कारण मिट्टी के सारे सिलिका और पोषक तत्व नीचे बह जाते हैं। यानी जब बारिश होती है और जब बहुत ही अधिक तेज टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसमें क्या रहता है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सिलिका और मुख्य रूप से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो वो सारे काम हो जाते हैं उस पोषक तत्व के नीचे बह जाते हैं। जिससे मिट्टी कैसी हो जाती है? जिससे मिट्टी अम्लीय बचती है। यानी मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय। इसका जो पीएच वैल्यू हो जाती है कैसी होती है? अम्लीय, यानी एसिडिक हो जाती है। और इसमें क्या सबसे ज्यादा ह्यूमस की अधिकता, मतलब कि ह्यूमस में इसमें कमी पाई। ह्यूमस जानते हैं? ह्यूमस बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जो हमारी मिट्टी की उपजाऊपन को अधिक मतलब अच्छा बनाता है। यानी जिसमें हम कोई भी फसल बोते हैं तो उसमें उपजाऊपन अच्छा होता है और फसल का उत्पादन अधिक होता है। हाँ, तो इसमें ह्यूमस की अधिक कमी होती है क्योंकि तेज धूप के कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिस मिट्टी में जीवाणु यानी बैक्टीरिया अधिक होंगे वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी और उसमें अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाएगा। फिर इसके बाद आता है इसमें हम किस प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं? कौन सी? लैटेराइट सॉइल में। तो इसमें हम मुख्य रूप से बागवानी फसलें प्रयोग में लाते हैं, जैसे आपके खाद के रूप में, उचित खाद के रूप में असम की चाय, कर्नाटक की कॉफी और काजू की उन्नत खेती के लिए इसका अधिक क्षेत्र, यानी आप जानते हैं कि कर्नाटक क्षेत्र में ये मृदा लैटेराइट पाई जाती है और असम, तो इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में इनकी खेती, चाय और कॉफी की और काजू की खेती हम करते हैं। और ईंट के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है मरुस्थलीय मृदा, यानी रेतीली भूमि, जैसे बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। तो डिजर्ट सॉइल के बारे में आप जानते हैं कि डिजर्ट सॉइल सबसे ज्यादा मुख्य रूप से राजस्थान में मिलती है, राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, तो सॉइल के पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसके आधार पर 3 प्रकार में इनको बांटा गया है: सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले, तो इनका जो साइज होता है, सैंड का जो साइज होता है 0.05 mm से 2.0 mm। ओके, इसके बाद सिल्ट का जो साइज होता है 0.002 mm से 0.05 mm। इसके बाद जो क्ले होती है, हमारे क्ले का जो साइज होता है बहुत ही सबसे छोटी साइज में क्ले ही पाई जाती है, जिसका जो साइज होता है
0.002 mm से कम, यानी लेस देन 0.002 mm। तो ये हमारे सॉइल का ये साइज है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। तो हाँ, मैं आपको जैसे बता रहा था कि आपकी डिजर्ट सॉइल के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि जो रेगिस्तान में पाई जाती है, इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल या ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सैंड पाई जाती है यानी रेतीली मिट्टी होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास में, मतलब इनका जो पार्टिकल साइज होता है ये बिल्कुल पास पास नहीं है, उनके पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर होते हैं। इसके बाद इसमें खारापन होता है। मरुस्थलीय इलाके में इस मिट्टी में प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण के जरिए खाने वाला नमक तैयार किया जाता है। तो ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई उपलब्ध होने से, अब इसमें अब क्या है कि मतलब कि राजस्थान में जो इंदिरा नहर उस टाइम पे बनाई गई थी, उसकी वजह से अब यहाँ पे सरसों, गेहूं और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। तो आपको पता है कि राजस्थानी क्षेत्रों में पानी की कमी होने की वजह से मोटे अनाजों जैसे आपका बाजरा हो गया, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद आपकी आती है जो अगली मिट्टी है, पर्वतीय एवं वन मृदा, जैसे बोलते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल ये जो इसे हम बोलते हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पहाड़ी पहाड़ी सॉइल। कौन सी फार्मिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेब, नाशपाती, केसर, चाय और औषधि पौधे रोपे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉइल हो गई। इसके बाद फिर आती है आपकी सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। तो मृदा क्षरण होता है सॉइल इरोजन, और मृदा सॉइल कंजर्वेशन होता है मृदा संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाना, और क्षरण मीन्स होता है मिट्टी की हानि। यानी आप लोग जानते हैं कि मिट्टी की हानि कैसे होती है। मिट्टी की हानि दो प्रकार से होती है, वायु द्वारा और पानी द्वारा। तो जब मिट्टी मृदा क्षरण जो होता है हमारा, जैसे बोलते हैं सॉइल इरोजन, तो ये मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एयर और नंबर सेकेंड है वाटर। यानी जब हवा तेज आंधी आती है, तो आंधी में धूल मिट्टी के कण बहुत ही अधिक मात्रा में एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान में चले जाए, जिससे मिट्टी का लॉस होता है। उसी प्रकार से वाटर से जब तेज बारिश होती है तो पानी के साथ मिट्टी बहकर ढलान से, जैसे पानी ढलान में नीचे जाता है तो उसी के साथ मिट्टी बहकर वो भी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से मृदा का, सॉइल का क्षरण होता है, इरोजन होता है, मिट्टी की हानि होती है। फिर इसके बाद आता है हम मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन हम कर सकते हैं एफोरेस्टेशन, मतलब एफोरेस्टेशन द्वारा, यानी वृक्षारोपण अधिक से अधिक। यानी जहां भी मैदानी क्षेत्र हो, जहां पे मिट्टी हो, तो उस क्षेत्र में अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ को लगाना चाहिए। हमें वृक्षों को रोपण करना चाहिए। ढलानों पर पेड़ों का जाल फैलाना, ताकि बारिश की बूंदें ऊपरी उपजाऊ परत को सीधे काट ना सके। इसके बाद कंटूर फार्मिंग करनी चाहिए, यानी समोच्च खेती। यानी जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ समोच्च खेती कैसे करती है, पहाड़ी का मतलब, समोच्च खेती का मतलब ऐसे, जैसे ये आपकी, ये पानी बह के आया, फिर यहाँ पे एक हमने सीढ़ी बना दी, मतलब कि एक समांतर तरीके से परत बना दी, फिर पानी बह के आया, फिर नीचे परत बना दी, तो यहाँ पे हमने पेड़ लगा दी। तो इससे जो पानी बह के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम पौधे लगाते, तो वो पानी इन पौधों को मिलेगा। तो इन पौधों को मिलेगा तो इनसे हम पौधों से उपज ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है क्रॉप रोटेशन, फसलों को अदल बदल कर बोना। यानी आप जानते हैं कि फसल को अदल बदल कर बोना चाहिए, किसी भी खेत में हो, या तो आपके आसपास के कोई भी खेत हो, तो आप सभी को एक चीज ये पता होना चाहिए कि जितने भी किसान भाई हैं, तो उनको एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि हमें फसल को प्रति वर्ष अदल बदल कर बोना चाहिए। यानी यदि हम इस वर्ष दलहनी फसल ले रहे हैं तो अगले वर्ष हम अनाज की फसल ले लें, यदि इस वर्ष अनाज की फसल ले रहे हैं तो अगली वर्ष दलहनी फसल ले। इससे क्या होता है, मृदा का जो उपजाऊपन होता है वो बना रहता है। और क्या होता है कि उसमें जो ह्यूमस होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो अधिक मात्रा में उपजाऊपन उनमें रहता है। तो इस प्रकार से इसमें लिखा गया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रिचार्ज रहता है। फिर आता है आपका शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट लिखना, तो शेल्टर बेल्ट मतलब होता है बड़े बड़े पौधे तैयार करना। यानी जहां पे भी हम आसपास फसल लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आसपास
बड़े बड़े पौधे लगा दें, जिसकी वजह से जो आंधी आती है, यानी जो तेज हवाएं चलती है, तो वो तेज हवा इन पौधों द्वारा रोक ली जाए। तो वो तेज हवा इन पौधों को, मतलब इन पौधों द्वारा उन तेज हवाओं को रोक लिया जाता है, और जो मिट्टी होती है यहाँ पे उड़ने से वो बच जाती है। तो इसी वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के तेज झोंकों को रोकने के लिए कतारबद्ध तरीके से घने वृक्ष लगाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया मृदा संरक्षण के जो तरीके हैं, हम उनको मृदा को बचा कैसे सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। और कैसी लगी ये वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।